वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक हम प्रैक्टिस सेट 4 तक करा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 5 की बारी है, यानी यूथ कंपटीशन टाइम के प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। आपको बता दें कि हमने डिसाइड किया है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने यूथ के दिए हैं आपको मतलब विदाउट आंसर की, इस बार हम क्या करेंगे, आपको आंसर की यानी विद आंसर की के साथ प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा तैयारी में मदद मिल सके। क्योंकि कुछ कम मतलब स्टूडेंट होंगे जिन्हें लगता होगा कि हमें बार बार वीडियो से अच्छा है कि एक बार आंसर की पढ़ लें और हो जाए। बट मेरा टारगेट ये था कि मुझे आपको करना क्या था, प्रैक्टिस करवानी थी। तो जब आप क्या करते कि एक बार एक बार क्या करते, वीडियो देख लेते, उसके बाद उस जो प्रैक्टिस सेट उसको डाउनलोड करते अपने मोबाइल में, और उससे क्या करते, उससे जो आपको OMR सीट प्रदान की गई थी, OMR सीट, और मैंने कहा था उसके 10 प्रिंट निकलवा लीजिए या 5 प्रिंट निकलवा लीजिए दोनों साइड करके, या तो 5 निकलवा लेते या 10 निकलवाते। फिर उन गोलों को, उन सर्किल को, क्योंकि उनमें 125 ही गोले थे, उन्हें भरते। फिर आपको क्या करते कि मैं कुछ टाइम बाद आंसर की या फिर प्रोवाइड कर देती, या फिर आप क्या करते कि फिर वीडियो देखते। तो उससे क्या होता कि आपको सारे क्वेश्चनों का हल मिल जाता और इस तरह आपकी मेमोरी में सेट हो जाता कि वो कभी भी आपसे मुलाकात होती उसकी तो आप राइट ही आंसर लगाते, उसमें गलत नहीं लगाते। तो ऐसे करके हमारे 10 प्रैक्टिस सेट होने से करीबन क्या था यहाँ पे कि अगर 10 प्रैक्टिस सेट भी हो जाते तो 1200 के आसपास हमारे क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाते। तो इसीलिए हमने सोचा था इस तरह का कि क्वेश्चन क्या होगा, हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट हो जाएंगे। बट अब आप लोगों की क्वेरी कि मैम आंसर की के साथ प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, तो आंसर की के साथ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि OMR में गोले बनते, तो उससे क्या होता कि फिर OMR के गोले के बाद आप फिर क्या करते, वीडियोस देखते, तो उससे आपको तुरंत पता पड़ता करे मैंने तो आंसर वो लगाया था इसका। तो उससे क्या होता कि वो आपके पेपर टाइम में मतलब गलती नहीं होती। और दूसरे ये था कि पेपर का माहौल बना के आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते, तो आपको जो पेपर में माहौल मिलता है 2 घंटे का, उसमें आप अच्छे से अपना मतलब परफॉर्मेंस कर पाते। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपको सहूलियत हो उसे और अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल और केवल हमारा टारगेट क्या है, 100+ और कुछ नहीं। क्योंकि अगर 100+ टारगेट लेके चलेंगे तो हम अपनी जोन में सेफ होंगे, यानी हमें हमारी कुर्सी से कोई दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए आप कोई भी कैटेगरी के हों, किसी भी कैटेगरी में आते हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप 100+ का टारगेट लेके चलिए तो आपको आपकी सीट से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने को प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप कौन है, आप भारतीय हैं। इतिहास गवाह है, भारतीय कभी हारते नहीं हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आपको बता दें ये जॉइनिंग आपको जैसे पहले 21 में नई साल में जॉइनिंग मिल गई थी, ऐसे ही ये जॉइनिंग 2022 की आपको 2023 में सीट दिलाकर जाएगी। तो यानी 2022 की भर्ती है, 23 में आपको सीट चाहिए, तो 100+ का टारगेट रखना पड़ेगा। तो आपकी सीट को आपसे कोई छीन नहीं सकता। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है आंसर। तो 1 किलो चीनी का दाम कितना है, 15 है। तो 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा, तो या तो आप 15 गुणा 4 कर दीजिए, या फिर 15 को क्या करें, 4 बार लिखकर काउंट कर लीजिए। जैसा आपको इजी लगे, मैं दोनों मेथड सिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको 15 गुणा 4 करना है। तो जब 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। ठीक है, इस तरह से कर लें। या फिर आप क्या करें कि 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पन्ना 20। ठीक है, 20 की 0 हाथुलाई 2, 4 एकन 4, 4 5 और 6, तो इस तरह हो जाएगा 60। या फिर और इजी, इससे भी इजी, तो आप क्या करें, क्योंकि आप पॉइंटों में वैल्यू नहीं है, अगर पॉइंटों में होती है तो सबसे ज़्यादा इजी यही रहता है कि आप 15 को क्या करें, 4 बार लिख लें। तो जब आप 15 को 4 बार लिख लेंगे तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 की 0 हाथुलाई 2 और 4 और 2 6। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, 6।
तो इस तरह से सॉल्व करने से आपका 2 नंबर फिक्स रहेगा, यानी गलत नहीं होगा। हमारा टारगेट हर एक क्वेश्चन को बचाना होना चाहिए एग्जाम टाइम में। सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है क्योंकि तो इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त व विषैली गैसें नहीं बनती है। दूसरा कथन कह रहा है वातावरण प्रदूषण का वह नहीं रहता है। तीसरा कह रहा है इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता है। और यहाँ पर कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर रहेगा। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है, तो पहला ऑप्शन है कठपुतली यानी पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति को नींद आना है। सी कह रहा है बुखार आना है। डी कह रहा है व्यक्ति का चिल्लाना है। तो जब उसने विष पान कर लिया होता है तो कठपुतलियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाना और फैल जाना होता है कठपुतलियों का। तो यहाँ राइट आंसर रहता है ए। पाठ चित्र का आयोजन का प्रतिनिधित्व डॉट डॉट होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या रहेगा, बिंदु द्वारा, बिंदु युक्त रेखा द्वारा, चक्र द्वारा, स्पष्ट रेखा द्वारा। तो यहाँ पे जो पाठ है उसका हो जाएगा चक्र द्वारा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, तो ग्राम स्तर कार्यकर्ता, खंड विकास अधिकारी, सरपंच और कमिश्नर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा सरपंच होता है। मुखिया की अगर बात हो तो कौन होगा, सरपंच होगा। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी, तो जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी, तो 1989 में आरंभ की गई थी जवाहर रोजगार योजना। इसमें क्या होता है कि इसमें 30% महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। याद रखिएगा इस योजना में कितना 30% महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, तो जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे अपघटक, दूसरा है उत्पादक, तीसरा उपभोक्ता और ये सभी। तो जब जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है तो उसके कारण ये सभी हो जाते हैं, क्योंकि उपभोक्ता हो सकता है, उत्पादक हो सकता है और अपघटक भी हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो सर्वप्रथम किसने दिया, टेस्ले के द्वारा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा पारिस्थितिक शब्द किसने दिया है, तो वो हमारा टेस्ले ने दिया है। नेशनल दें डॉट डॉट का अर्थ है घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचरित करना। तो यहाँ पे किसका अर्थ है, तो यहाँ पे ऑप्शन है एस्पेक्ट है, ऑप्शन है ऑस्पेक्ट है, वायु का आवागमन है, सी ऑप्शन है संभावना है और डी ऑप्शन है म्यूरम है। तो यहाँ पे वायु का आवागमन है। पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग है हाइड्रोफोबिया, टाइफाइडिया मतलब टाइफाइड, म्यादी बुखार, यूकाहा। तो यहाँ पे कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में पहुँचता है, तो ये होता है हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना। ये पशुओं से मनुष्यों में पहुँचता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मुख्यतः कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाला रोग है। अगर कुत्ता काट जाता है तब आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जो इनके काटने से या संपर्क में फैलता है। यह घातक विषाणु जनित रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, जो कि कुत्ते की जो लार होती है उसमें विषाणु यानी रेबीज विषाणु मौजूद होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के सिर दर्द, हल्का बुखार जैसे लक्षण प्रकट करता है। बाद में वह शोर, तेज रोशनी व ठंडी हवा तथा जल से डरने लगता है। इससे बचाव के लिए एंटी रेबीज टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है ये ज़रूर याद रखिएगा, वो हमारा है एंटी रेबीज टीका लगवाया जाता है, क्योंकि इसमें कौन होता है, रेबीज विषाणु होता है कुत्ते की लार में। नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, आइरिस, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है वही हम प्रदान करते हैं डोनर के रूप में।
यानी उसी को निकाल कर ले जाते हैं। जब आपकी डेथ हो जाती है तो आप फ़ोन करके आपके परिजन बताते हैं, तो जो डोनर होता है, देने वाला होता है, दाता, उसका कॉर्निया यानी आँख की कॉर्निया का भाग निकाला जाता है, जिसको नेत्रदान की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं? तो जब कशेरु रज्जु की बात होती है तो यहाँ पे कितनी जोड़ियाँ हैं? ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 31, सी ऑप्शन है 33 और डी ऑप्शन है 23। तो यहाँ पे 33 जोड़ियाँ तंत्रिकाएँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कृत्रिम रोग क्षमता, अर्जित रोग क्षमता, प्राकृतिक रोग क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पहले इससे पहले जो आपका किस पे थे SCERT पर बेस क्वेश्चन था, उसमें बताया था तो कि श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी आपकी WBC क्या करती हैं? रोग निरोधक क्षमता WBC क्या करती हैं? तो ये क्या करती हैं? ये रोगों से लड़ने की ताकत देती हैं, या कहें कि ये रोगों से जब तक लड़ती हैं जब तक इनमें लड़ने की जान होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? तो ये RBC प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत आती है, क्योंकि हमारा शरीर जब तक फाइट कर सकता है, यानी RBC जब तक जिंदा रह सकती हैं तब तक वो किसी भी जीवाणु या विषाणु को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है? तो एड्रेनलिन, कार्टिसोन, नॉर एड्रेनलिन और इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इनमें से सभी। क्या करता है? हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव को बढ़ाता है। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये बात सत्य है, असत्य है, विवादित है, संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़े के वायुकोश किस उपकला यानी इपिथेलियम के बने होते हैं? पहला सल्की के, दूसरा स्तंभाकार के, तीसरा रोमक के, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा सल्की के बने होते हैं। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कैल्शियम और फास्फेट के बने होती हैं। नेशनल शरीर में लगभग मांसपेशियाँ होती हैं? तो यहाँ पे 100 से 200, 50 से 100, 200 से 300 और 500 से 600। तो शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो 500 से 600 मांसपेशियाँ शरीर में होती हैं। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं हैं। तो कार्बनिक अणुओं की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा और न्यूक्लिक अम्ल है, जिसे DNA और RNA कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA आदि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा वसा और न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA और RNA है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सुनने की प्रक्रिया उसमें कौन कौन से चरण शामिल होते हैं? तो पहला यहाँ पे क्या चरण रहेगा? वो रहेगा सुनना, सुनने के बाद समझना, पहले सुनेंगे तभी तो समझेंगे, फिर याद रखना, फिर याद रखने के बाद मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि क्या कहा जाता है पूर्व विद्यालय बालकों में? तो वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण, वस्तु स्थापित्य। तो यहाँ पे क्या करना है? तुलना करना है। तुलना कर रहे हैं तो यानी श्रेणी में उन्हें डिवाइड कर रहे हैं और व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है। तो वो हमारा होता है श्रेणीकरण। श्रेणीकरण यानी हम उन्हें मतलब उसमें बांटते हैं श्रेणियों में। अच्छे नेता की बात की जाए तो यहाँ पे
में नेतृत्व के गुण जन्म से होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, दायित्वों का प्रत्योजित करने में समर्थ होते हैं, स्वभाव से स्वेच्छाचारी होते हैं। तो जो अपने दायित्व होते हैं, यहाँ पे नेता की बात आ रही है, तो नेता की बात है तो दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, तभी तो वो वोट पा पाते हैं जनता के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे नेता। तो अच्छे नेता में नेतृत्व के गुण जन्म से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा देखिए, दूसरों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, राइट है। दायित्वों का प्रत्यायोजित करने में भी समर्थ होते हैं, राइट है। स्वभाव से स्वेच्छाकारी है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी और सी, राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वह क्या है, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं होती है। तो जो बाहरी वातावरण है उसके साथ वो अपनी बॉडी का सामंजस्य बैठाता है, इसलिए उसके बाहर आते ही वजन कम हो जाता है। स्पेलिंग स्पेलिंग डिस्पेंसन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीनों में निदान किया जाता है, उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि उनके लिए क्या आवश्यक होता है, तो वो हमारा DPT आवश्यक होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं DPT को। तो ये क्या है, आप DPT तो ये क्या है, 9 महीने में निदान किया जाता है, उसके लिए क्या दिया जाता है, DPT का टीका दिया जाता है। DPT का टीका आवश्यक है। DPT यानी टीकाकरण डिप्थीरिया, पार्टुसिस यानी काली खांसी, P से पार्टुसिस और फिर हमारा T से टेटनस से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टेटनस से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो देखते हैं, 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर, 1.2 लीटर से 500 मिलीलीटर और 850 मिलीलीटर से 850 मिलीलीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर तक दूध उत्पादन कर सकती है एक धात्री महिला, क्योंकि 6 माह तक के अपने शिशु को एक धात्री महिला मतलब उसका पेट भर सकती है अपने दूध से। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। तो जब प्रथम 4 सप्ताह में होती हैं ऐसी तो श्वास अवरोध से भी हो जाती है, नवजात असामान्यताएं भी हो जाती हैं, पूर्व कालिकत हो जाती है, या फिर इनमें से सभी। तो आंसर रहेगा इनमें से सभी, क्योंकि शिशु मृत्यु दर के कारण ये सभी हैं। जन्म के तुरंत उपरांत या बाल्यावस्था में होने वाली मृत्यु को शिशु मृत्यु या बाल मृत्यु माना जाता है। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। तो जो अब शिशु गर्भ में है तो उसकी द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है डिम्ब अवस्था, दूसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था और चौथा है बीजावस्था। जो सबसे पहली जो अवस्था है आपकी वो सबसे पहली जो अवस्था है इस क्वेश्चन की वो है बीजावस्था। अगर दूसरी अवस्था की बात की जाए तो ये हमारी दूसरी अवस्था होती है भ्रूण अवस्था, और गर्भस्थ शिशु की अवस्था हमारी कौन सी है? तीसरी अवस्था है। तो इस तरह 3 अवस्थाओं में गर्भकालीन विकास होता है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो यहाँ पर कौन सी पूछी है? द्वितीय अवस्था पूछी है, तो वो हमारी रहेगी भ्रूणावस्था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सी। राइट आंसर 26 का सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। तो कब माता से भ्रूण पोषण ग्रहण करता है? गर्भनाल के द्वारा, ओवम के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, फिर फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। तो यहाँ पर गर्भनाल के द्वारा शिशु अपनी माता से भोजन ग्रहण करता है। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? यहाँ पर जो बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन, एवेस्ट्रोजन और रिलैक्सिन।
तो यहाँ पे जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं स्त्री के प्रजनन अंगों से, तो अंडाशय से, तो हमारे वो रहेंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं। जो ये PDF है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आंसर के साथ आपके प्रतिशत डाला करेंगे। एरिक्सन के अनुसार मनुसामाजिक विकास का पहला चरण है, तो यहाँ पर एरिक्सन के अनुसार मनुसामाजिक विकास का विश्वास बनाम अविश्वास है पहला चरण। आपको बता दें इससे पहले हम 4% डाल चुके हैं, उनकी भी आंसर की जल्द ही आपको डाल दी जाएगी। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है, तो मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मोटर विकास, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। कोहलवर के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है, तो कोहलवर का नैतिक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है, तो पियाजे की सक्रियात्मक अवस्था कोहलवर के सिद्धांत की नहीं है। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और आपका पाश्च रूढ़िगत है यहाँ पे सिद्धांतों में। धीमा विकास, ठीक है, इसमें क्या है, निर्माण, खोज, कार्य क्रिया का अर्जन और क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं पियाजे के उसमें क्रियात्मक सिद्धांत में। नेक्स्ट चलते हैं, धीमा विकास करने वाले बच्चे को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो यहाँ पे गति या कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावात्मक व्यवहार में देरी, तो यहाँ पे गति या कुशलता, समन्वय में देरी से पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे धीमा विकास समझ ही पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है, तो उसने यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे कि क्या है, 20 से 50, 20 से 39 और 25 से 55 और 25 से 60, तो ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन ही कैसा है, अटपटा है, तो ये कट ऑफ से हटाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन रखे जा सकते हैं। संदर्भ व्यक्ति की आयु की बात करें तो 20 से 39 होती है, यानी 20 से आपकी 20 से कितनी है, 39 होती है, 20 से 39 होती है। युवा की कुशल और कार्यशील आयु होती है, यह एक ओर युवा तो दूसरी ओर प्रौढ़ावस्था की उच्चतम दशा को दर्शाती है, तो यहाँ पर प्रौढ़ावस्था की उच्चतम दशा होती है, युवावस्था की जाने को होती है। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनाने तथा अपने सामाजिक व्यवहार एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने का आवश्यक गुण एवं क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो ऐसा कौन है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो वो हमारा रहता है घर, स्कूल, वन, उनमें से कोई नहीं, तो स्कूल क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि देश का सुयोग्य नागरिक बनना है तो स्कूल इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे का आधा टाइम स्कूल में ही बीतता है। दांतों के प्राथमिक सेट यानी दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कितने दांत होते हैं दूध के दांतों में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 12, 18, 20 और 24, तो यहाँ पे 20 आंसर बिल्कुल सही है दूध के दांतों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दांतों का कितना था, तो 20 थे, ठीक है। 35 का कितना है, राइट आंसर जो रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अमूमन जो वयस्क व्यक्ति होते हैं या कहें लास्ट जो दांतों की संख्या रहती है वो हमारी 32 तक होती है। और दांतों के प्रकारों की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख ही लेते हैं कि दांतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। तो कृंदक होता है, रधनक होता है
और रधनक के बाद अग्र 4 टाइप होते हैं, याद रखिएगा। अग्र चरवरक होता है, ठीक है, चरवरक होता है। और नेक्स्ट जो बचता है चर्व चरण, यानी आपका यहाँ पर रहेगा चरणक, चरणक होता है। तो इस तरह से अग्रचरणक, चारणक, रधनक और क्रंदक होते हैं। तो 4 टाइप होते हैं दांतों के। नेक्स्ट चलते हैं मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है। तो पहली होती है एंथ्रोपोमीटरी यानी मानव मिति, क्लिनिकल यानी नैदानिक जिसमें निदान करते हैं, तब तो कहते हैं डॉक्टर के क्लिनिक पर जा रहे हैं। तो क्लिनिकल यानी नैदानिक विधि, जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल विधि, और आहारीय सर्वेक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 36 का, और रहेगा इसमें मानव मिति। एंथ्रोपोमीटरी मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न घटक आते हैं। तो यहाँ पर पहला जो रहेगा, खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है, वास्तविक श्रम मूल्य जोड़ा जाता है, श्रम साध्य उत्पादक जोड़ने की विधि है, लाभ को प्रत्येक उत्पाद के दाम से जोड़ना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है। एक सिखाने सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा या सीखना। तो यहाँ पे रहेगा ध्यान, अनुभूति, समझ, अवधारणा या सीखना। ध्यान, अवधारणा, समझ, अनुभूति या सीखना। तो यहाँ पे जो हम अटेंशन जो होता है वो सब में इक्वल है, यानी सब में अटेंशन है। अटेंशन चाहिए ही चाहिए, फिर हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, फिर अनुभूत कर सकते हैं, फिर धारण कर सकते हैं। तो धारण कर लिया तो फिर हम सीख जाएंगे। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा डी। ये वाला प्रैक्टिस आपको विद आंसर की टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मस्तिष्क उन्मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। तो मस्तिष्क उन्मुखी यानी सिर से कहाँ जाएगा, ये मस्तिष्क से पैरों की तरफ, यानी सिर से पैरों की तरफ जाता है। क्योंकि हमने बहुत बार बताया है ये मस्तिष्क उन्मुखी आता है, और एक आता केंद्र से परिधि की ओर, यानी परिधि से केंद्र की ओर। पहले परिधियों में होगा फिर केंद्र में होगा। तो यहाँ पे सिर से पैर की ओर होता है मस्तिष्क उन्मुखी, यानी मस्तिष्क सिर, फिर उन्मुखी यानी पैरों की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, एन वेले ने, जीन पियाजे ने और वी वेल्डविन ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑप्शन 1 है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी है एन वेले ने, ऑप्शन सी है जीन पियाजे ने, ऑप्शन डी है वेल्डविन ने। तो किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इसकी अवस्थाएं बताई हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 अवस्थाओं में किसने बांटा है, तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है, LD केल्स ने, OP दाहमा ने, और सी ऑप्शन है DN सेनियर ने, डी ऑप्शन है MC बुरेट ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसने कहा है, तो ऑप्शन है LD केल्स ने। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, ये काफ़ी कोटेशन इम्पोर्टेंट हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें किसी टाइम या किसी विश्वविद्यालय या किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, जबकि औपचारिक शिक्षा में सिलेबस से लेकर कहाँ पढ़ाया जाएगा, किस एज के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये सब बाउंडेशन होती है। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका एक उदाहरण है, तो मौखिक माध्यम का, स्थानीय माध्यम का, मिश्रित माध्यम का, अप्रत्यक्ष माध्यम का।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वह रहेगा स्थानीय माध्यम का उदाहरण है। यूनिसेफ की स्थापना हुई है 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। तो यूनिसेफ की स्थापना की बात की जाए, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 11 दिसंबर, याद रखिएगा सन भी कभी कभी मतलब डे भी कभी कभी आ जाता है, तो 11 दिसंबर 1946 को मानी जाती है, या मानी स्थापना हुई है। 11 दिसंबर 1946 को की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ विभिन्न देशों में बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सहायता देता है। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो NIN है, ICMR है, ICDS है, WHO है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह ICDS है। ICD की शुभारंभ की बात की जाए तो 1975 है। ठीक है, क्योंकि ICDS किसके लिए है? चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, क्योंकि ये काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य को सुधारना है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, जो अशिक्षित हैं पर सीखने का प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब हैं, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि अनौपचारिक किनके लिए है, तो याद रखिएगा जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश ना पा सकते हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षित करा जाता था। तो उनकी ही समस्याओं का निदान उन्हीं के द्वारा निकलवाया जाता है। ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्या को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का शुभारंभ या प्रयोग आरंभ किया गया। हैच के द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है श्री निकेतन योजना। किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है श्री निकेतन योजना। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आ जाता है। श्री निकेतन योजना किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री श्री LM हस्त से सहयोग लेकर कब हुई थी? किसके सहयोग से हुई? अगर सहयोग कभी भी पूछ लिया जाए तो LM हस्त। ठीक है, LM हस्त के सहयोग से कब हुई है? 1920 में, काफ़ी साल पहले। याद रखिएगा, स्वतंत्रता से भी पहले यानी 1920 में इसकी स्थापना हुई है। 8 गांवों में ये शुरू किया गया था। कितने गांवों में? श्री निकेतन योजना शुरुआत में 8 गांवों में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? तो जैसे हम छोटे बच्चों को चॉकलेट देना चाहते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को देखकर बेचने वाले क्या करते हैं, उनके इधर उधर घूमने लगते हैं, जिससे कि बच्चा रोए और लेने की जिद करे उस चीज़ को। अगर बच्चा थोड़ा सा भी अवेयर तो नहीं करता, बट छोटे बच्चे जो होते हैं जो अवेयर नहीं है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है या नुकसान, वो जिद करने लगते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त रहेगा? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, पर्चा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को क्या है, यहाँ पे टेलीविज़न से बहुत जल्दी किंडर जैन एक आता था, 50 रुपये का समथिंग कुछ आता है, उसमें थोड़ा सा निकलता खाने का। तो वो बच्चे कहाँ से सीखे? टीवी से कार्टून देखते थे तो उसमें ऐड आने से वो सीखे। तो टेलीविज़न इम्पोर्टेंट है। नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे न लोकतांत्रिक, लेसेज फेयर, तानाशाही और सामान्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है तानाशाही। मूक संचार का उदाहरण है टेलीविज़न, पत्र, टेलीफोन, रेडियो। तो यहाँ पे मूक यानी नहीं बोल सके, तो यहाँ पे कौन नहीं बोल सकता? तो समाचार पत्र बोलते नहीं, पढ़ने पड़ते हैं। तो इसलिए मूक संचार का उदाहरण हमारा पत्र है।
ठीक है। बाद बाकी ये सब में से आवाज़ आती है, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे आपका अब टेलीफ़ोन हो या रेडियो हो, ये मूक नहीं है, वाचाल है यानी बोलने वाले हैं। ये जो पीडीएफ आपको वेदांता टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन है रमाबाई का, एच.डब्ल्यू. भट्ट का, सी.पी. दाहमा का और ए.टी. मोसर का। तो यहाँ पे जो राइट कथन रहेगा वो है एच.डब्ल्यू. भट्ट का। ठीक है, एच.डब्ल्यू. भट्ट ने क्या कहा है? ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, एच.डब्ल्यू.एस. यानी उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। प्रसार, शिक्षा, ज्ञान का फैलाव, एच.डब्ल्यू. भट्ट। नर्सरी स्कूल के कार्यक्रमों में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? स्वतंत्र एवं खेल एवं निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन, अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशित कार्यक्रम, अधिक निर्देशित कार्यकलाप व कम स्वतंत्र स्वतंत्र खेल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों के बीच संतुलन होना चाहिए, जिससे बच्चा खेलते खेलते सीखे, क्योंकि नर्सरी स्कूल का बच्चा सबसे छोटा बच्चा माना जाता है। अगर उसे न खेल में नहीं सिखाएंगे तो वो अपने घर भाग जाएगा। 1932 में यानी 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? तो आज हमने प्रसार शिक्षा को पढ़ा, तो यहाँ पे गृह विज्ञान लागू की बात की जा रही है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं, रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है। तो जहाँ रंग हल्के भी हैं, गहरे भी हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो ये वैल्यूम कहलाता है। रंगों का गहरा व हल्कापन क्या कहलाता है? वैल्यूम कहलाता है। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? उपयोगी हो। जापानी पुष्पसज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी घोतक होती है। तो सबसे बड़ी टहनी किसको दिखाती है? तो वो यहाँ पे स्वर्ग को दिखाती है, सबसे बड़ी टहनी। बीच की मनुष्य को और नीचे की पृथ्वी को दिखाती है। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन। तो क्या कहलाता है? वो ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिकल्प यानी डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो देखते हैं। लय कहा जाता है, समरसता कहा जाता है, अवधारणा कहा जाता है या अनुपात कहा जाता है। तो इसके बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। 3 दीवार वाले रसोई को कहते हैं एल आकार का रसोईघर, डी आकार का रसोईघर, 3 दीवार वाला रसोईघर, यू आकार का रसोईघर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है, 3 दीवार है तो यानी यू, वो कैसा हो गया? यू सेफ। यू आकार का रसोईघर, 1 दीवार, 2 गया, तीसरी दीवार, यानी इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है? तो समय और ऊर्जा की बचत कौन करेगा? टेलीफोन, डीवीडी प्लेयर, टेलीविज़न, यहाँ पे है प्रेशर कुकर, जो समय और ऊर्जा की बचत करेगा। मनुष्य, इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण बनाया गया है? तो यहाँ पे जो विषाक्त नहीं है और मानक उपकरण है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो फ्रेऑन है। फ्रेऑन है, मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है, घरेलू रसोई घरों में उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन काल समीकरण से संबंधित नहीं है? तो वह यहाँ पे है बजट चार्ट, फ्लो चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, परिचालन चार्ट। तो यहाँ पे जो बजट चार्ट है वो काल समीकरण से संबंधित नहीं है, यानी वर्ग सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड नहीं है। डॉट डॉट कार्य निष्पादन और व्यावहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है।
तो किसको किया जाता है, तो कौशल को परिभाषित किया जाता है। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि किसके हैं, तो बहुविवाह के प्रकार हैं। जिसमें हमें लगेगा कि आपको समझाना है, उसी के 4 ऑप्शन लेंगे, अदरवाइज हम आंसर लेते चलेंगे। ट्राइसम योजना में लक्षित समूह है, तो ट्राइसम योजना में कौन लक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं, तो हमारे ग्रामीण युवा आते हैं, क्योंकि ट्राइसम किसके लिए है, ग्रामीण युवाओं के लिए है। यह योजना जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जानी जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली योजना है। जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1991 से 1992 में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1991 से कब हुआ था, 92 में हुआ था। भारतीय मानक संस्थान यानी ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 1947 में हुई थी। ICI की स्थापना 1947 में। और क्या हुआ था भारत में, ये आप हमें बताएंगे। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसकी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, क्योंकि जो सिलाई से पैसा आएगा वो वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष आय होगा। SARS को विस्तारित करें, तो SARS का विस्तारित रूप क्या है, तो एक्सपेंड, यानी इसका जो विस्तारित रूप रहेगा सीवियर एक्यूरेस्पिरेटरी सिंड्रोम रहता है। तो यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे सीवियर एक्यूरेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाकर और भराव करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा खाद बनाकर इसका सबसे उपयुक्त विधि है। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है किसका, तो दैनिक सफाई का, साप्ताहिक सफाई, वार्षिक सफाई और मासिक सफाई। तो कौन सी सफाई का सर्वाधिक महत्व है, तो वो हमारा दैनिक सफाई का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि रोज होती है। इस पुस्तक के लेखक का नाम चुनें जिसने मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग लिखी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा निकोलम डॉर्सी की है, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। नेक्स्ट चलते हैं, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी विद आंसर। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व है जो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, बाद बाकी सभी करते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा योजना निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ज्ञान मूल्य पारिवारिक संसाधन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा क्या है, मतलब भीकर और मजबूत हो जाता है, तो 160 सेंटीग्रेड तापमान पर धोना चाहिए। किसके लिए प्रधान रचना में रंग रेखा आकृति तथा अलंकार में पुनरावृत्ति स्त्रीकरण तथा विकिरण का प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा लय में करना चाहिए। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त रहता है, तो दोपहर के बाद कपड़ों की खरीदारी करनी चाहिए। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर चेस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जब आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तब। ठीक है, क्योंकि इसी की नाप से ही आपके पूरे वो कपड़े में मतलब सिलाई लगा देता है। अगर किसी की छाती की माप कितनी है, 90 सेमी है, ठीक है, तो इस तरह से करता है वो, अगर 90 सेमी है छाती की नाप, तो क्या करेगा वो, तथा गर्दन यानी छाती की 1/3 हो जाती है, 30 सेमी होगी, गर्दन की 30 सेमी होगी, तथा कंधा छाती का 1/4 हो जाता है, यानी 20.5 सेमी होगा। इस प्रकार नापें भी निकाली जाती हैं। इस विधि का द्वारा वस्त्र सिलने में त्रुटि नहीं रह जाती। ढाका
मुस्लिन बुने हुए पैटर्न के साथ डॉट डॉट के नाम से जाने जाते हैं। तो ढाका मुस्लिन की बात की जाए तो किस नाम से जाने जाते हैं, तो वह हमारे जामदानी के नाम से जानी जाती है। कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे जो सुमेल नहीं है, बाद बाकी सब सुमेलित है। सो कसूती कर्नाटक है, कच्छ जो है गुजरात है, और मोती भारत कहाँ पे है? तो मोती भारत राजस्थान है। मोती भारत क्या है? राजस्थान है। और मोती भारत के बाद मुर्री लखनऊ है। तो यहाँ पर मुर्री क्या है? लखनऊ है। तो राइट आंसर जो रहेगा, यानी गलत जो रहेगा पेयर्स, वो हमारा मोती भारत राजस्थान। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जरी कढ़ाई की बात है, तो बनारस शहर जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन कौन प्रयोग किया जाता है? तो लेह को अवरोधक छपाई के तौर पर प्रयोग करते हैं। सर परिसज्जा का उद्देश्य है, तो यहाँ पे आकर्षक बनाना परिसज्जा का उद्देश्य होता है, इसीलिए कपड़े पर परिसज्जा की जाती है जिससे कि उसकी उचित वैल्यू मिल सके। क्रेमिंग एक फिनिश है किसके लिए? तो सूती, सिल्क और ऊनी और नायलॉन। तो यहाँ पे क्रेमिंग क्या है, तो किसके लिए क्या है ये? तो यहाँ पे जो सिल्क है, राइट आंसर सिल्क रहेगा। चलते इंटरलैंकिंग धागों के तानों बानों में अपनाई गई प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डॉट डॉट का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या नाम रखा जाता है? तो हमारा है बुनाई नाम रखा जाता है। धागे रेसे पहले क्या होंगे? रेसे बनेंगे, रेसे से धागे, धागे से वस्त्र बनेंगे। ठीक है, ये है प्रोसेस धागे से वस्त्र बनने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? आपका बुनाई रहेगा, का नाम रखा जाता है तो बुनाई। ताने और बाने की बात आ रही है, तो यहाँ पे बुनाई हो जाएगा। ताने की बात की जाए तो इस तरह से होते हैं, बाने की बात की जाए तो इनके अंदर से गुजारा जाता है। जो ताने के धागे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है जिसको आग नहीं छू सकती? अगर इस तरह से कहा जाए तो वो हमारा होता है स्पेंडेक्स, जिसको अग्नि नहीं छू सकती। एस्बेस्टस है, तो एस्बेस्टस क्या है? तो यहाँ पे जो एस्बेस्टस है वो मिनरल तंतु है, यानी खनिज रेशा है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा चरण है जब वो तंतु पैदा करेगा, तो वो होता है प्यूपा। ठीक है, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कीड़ा। तो किस चरण में करेगा? तो प्यूपा में करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लैक्स के पौधे के लिए डॉट डॉट प्राप्त करने के लिए लिपलिंग की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किसकी लिपलिंग की जाती है? तो लिनेन की लिपलिंग की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। मिलावट विरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 1954 में हुई थी। मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपभ्रंशिक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? अपमिश्रक के रूप में क्या नहीं प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा मसले हुए आलू प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो यहाँ पे जो रहेगा विकिरण विधि क्या है? अधिक वैज्ञानिक है खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितना कैलोरी होना चाहिए? तो यहाँ पर जो 90 का रहेगा वह 2700 किलो कैलोरी होना चाहिए। निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, तो निम्न सोडियम युक्त आहार कब दिया जाता है? तो मधुमेह के रोगी को, कब्ज के रोगी को, और यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देखते हैं कि किसको दिया जाता है, तो वो उच्च रक्तचाप के रोगी को, क्योंकि इसमें क्या कहा रहा है? निम्न सोडियम, यानी नमक कम किसको दिया जाता है? तो मतलब आहार की संस्तुति उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए की जाती है।
निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फीकल रूट से फैलती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि ओरल फीकल रूट से कौन सी फैलती है? तो म्यादी बुखार फैलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पे क्या करना है, टोटल भी नहीं दिए, यानी मधुमेह, व्रक और जिगर रोग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अगर डायबिटीज़ की बात की जाए तो मूत्र में ग्लूकोज का मिलना क्या होता है? डायबिटीज़ का सबसे बड़ा संकेतक होता है या लक्षण होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल क्या बनाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस बनाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात की जाए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या करता है? मूत्र में प्रोटीन मिलाता है। नेफ्रोटिन सिंड्रोम। सिरोसिस यानी जिगर का रोग कहा जाए तो ये होता है जलोदर। जिगर का रोग कहा जाए तो ये क्या है? जल आपका जलोदर। इस तरह से इसे आप मिला सकते हैं। डायबिटीज, मूत्र में ग्लूकोज, सेरोलिसिस, रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, और व्रत का होता है तो मूत्र में प्रोटीन की अधिकता होने पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेट में छाले, अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। तो किसका पेट में अल्सर होने पर? तो यहाँ पे है ऊपर के दोनों, यानी मिर्च मसाले और रेशेदार भोजन, इन दोनों का उपयोग कम करना चाहिए। रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो सभी पर। रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदत है। तो यहाँ पे क्या है? इन सभी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो यहाँ पे जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसमें प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? तो 1 किलोग्राम शारीरिक वजन के। बाल उपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य करती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनियन ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करती है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो अगर आप क्लोरीन की मतलब पूछें तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है। तो यहाँ पे आधारीय सर्वेक्षण की विधि कौन सी है? तो 24 घंटे अनुस्मरण करना, ये क्या है? सर्वेक्षण की एक विधि है। बस निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दही क्या है? लैक्टिक अम्ल किण्वन के द्वारा उत्पादित होता है। कच्चे फलों में कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है, तो कच्चे फलों में क्या होता है जिससे गंध आती है? ट्रिप्सिन निरोधक होता है। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो परिवद्ध जलाशय कहा जाता है कृत्रिम झील को। नेक्स्ट देखते हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में अगर कठोर है तो किसकी उपस्थिति है? तो कैल्शियम सॉल्ट की उपस्थिति के कारण जल में कठोरता होती है। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाएगी तो लगाएं, विकल्प का चयन करें। ठीक है, खाद्य पदार्थ है, इनको विकल्प को चयन करना है और लगाना है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा का क्रम इस प्रकार है: दूध, रागी, पालक और चावल और आदि।
तो यहाँ पे जो रहेगा, पहले दूध रहेगा, दूध के बाद रागी, रागी के बाद पालक, पालक के बाद चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्नियल जीरोसिस यानी सूखापन डॉट डॉट की कमी एवं रोग विषयक चिन्ह है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा विटामिन डी की कमी एवं रोग। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किससे है, तो वो हमारा वसा से होता है कोलेस्ट्रॉल का घनत्व संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा फूफा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है का फूफा का उदाहरण नहीं है, तो ऑलिक अम्ल जो है आपके फूफा का उदाहरण नहीं है। फूफा क्या है? एक मनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसको म्यूफा है, जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न पशुओं विभिन्न और वनस्पतियों के तेलों में होता है म्यूफा। प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? यह हमने राइट आंसर बता दिया कि क्या है, ऑलिक अम्ल है। फूफा का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा, ऑलिक अम्ल फूफा का उदाहरण नहीं है, बाद बाकी सभी फूफा के उदाहरण है। प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हम विटामिन सी। इसके लिए किसी भी हरी मिर्च की और हरी सब्जियों की खाने की भी आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिन निम्न में से कौन सा है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भोजन होना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट है। रक्त हानि की रोकथाम डॉट डॉट कहलाती है। तो यहाँ पे जो रोकथाम की बात हो तो रक्त का धक्का ना जमना कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। तो यह स्वामीनाथन के द्वारा कितने खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो याद रखिएगा 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा स्वामीनाथन के द्वारा की गई है। पिछली बार आपकी टीजीटी एग्जाम में आ चुका है। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो 10 कैलोरी कब प्राप्त करेगा? जब 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि एक कितना देता है, 4 किलो कैलोरीज देता है। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है, तो बुद्धि लब्धि में बुद्धि ऊपर शरीर नीचे यानी मेंटल एज बटे CA यानी क्रोनिकल एज गुणा 100। ये बिल्कुल राइट आंसर है बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपने टेस्ट में अचीव किया, ठीक है, वो आपके ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। जैसे 15 सपोज, नीचे 12 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो इन्हें हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे कितने में पॉइंटों में चली जाएगी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए तो ये टर्मन महोदय ने दिया था ये कॉन्सेप्ट किसका? बुद्धि लब्धि का। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, स्वयं ने संकलित की है, किसी और के नहीं है, तो ऐसे आंकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनको प्राथमिक कहा जाता है। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वर्लेसन की है ये परिभाषा। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बाह्य रक्तस्राव, तो ये लंबी पट्टियाँ प्रयोग की जाती हैं जिससे कि रक्त का धक्का बन सके। लैम्बिसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का शीर्षक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा सीजनस ऑफ ए मैंस लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक हैं,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि पर्यावरण के अजैविक घटक, तो इनमें से सभी जल, आसपास की वायु और स्थल, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा घर की साज सज्जा से व्यक्ति का व्यक्तित्व समझता है। ऊन ऊन किस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है वो हमारा केराटिन प्रोटीन का बना होता है ऊन। नेक्स्ट डॉट डॉट एक बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। तो कौन विकसित करता है? तो यहाँ पे है खेल। खेलना या प्ले जो है विकसित करता है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। तो जन्म के समय शुरू होता है, तो ये बात असत्य है, क्योंकि सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका सामाजिक व्यवहार अपने आप होता जाता है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? तो 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या या दूध के दांतों की संख्या। शरीर के ऊतक में पानी के जमा होने को कहते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ओडेमा कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऊतकों में पानी भर जाता है। गेहूँ में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो घास से गेहूँ और घास से ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है गेहूँ में। तो आई होप आज हमने प्रैक्टिस सेट 5 को देखा और प्रैक्टिस सेट 5 को कंप्लीट कर लिया है। आपको बता दें कि ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर विद आंसर मिलेगी, क्योंकि आप लोगों की क्वेरी थी कि मैम आंसर के साथ प्रैक्टिस सेट डाला करिए, तो आपको विद मतलब आंसर के साथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आप पर नहीं आएगा, क्योंकि लाइव सेशन का पहले से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला जाता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद।